सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त। इस परचम के साए तले हम एक हैं और आप उसी रंग की टाई पहन के आए हैं। मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। सर आपको पता है ऑलवेज सर पेट्रियोटिक, और सर आपकी जो वास्कट है सर वो भी अगेन एक नेशनल ड्रेस का हिस्सा है। अब बन गया है, वैसे तो है नहीं, शायद मुझे नहीं पता। नहीं, इसको अब तो फॉर्मल ड्रेस, अब तो फॉर्मल ड्रेस करते हैं। मतलब आपको पता है सर, जब किसी आपको महफिल की दावत हो और उसके अंदर लिखा हो कि आपने या तो फॉर्मल पहनना है या कल्चरली फॉर्मल आप होके आ जाए, तो उसके अंदर से ये बेहतरीन सर है, तो ये एक अच्छी चीज़ है यकीनन। और यहाँ पे आपको पता है कि जो कल्चरल हमारा है उसमें एक बड़ी अहम चीज़ है कलफ। सर वो शलवार कमीज़ को भी कलफ लग जाता है और इधर वास्कटों को भी कलफ लग जाता है और बंदा जो है ना आकड़ जाता है सर। तो उससे भी अपनी आकड़ और कपड़ों की आकड़ जो है वो दोनों एक दूसरे की कासी कर रहे होते हैं और वो किसी महफिल में पहुंचती है। सर 12 सर खबरें ढेर सारी इकट्ठी हुई हैं, तो लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले सर हमने ये शो पे ही डिस्कस की थी, बहुत ही मुस्बत खबर। हमारे ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने ये खबर ब्रेक की ट्विटर के ज़रिए कि हमारे फाइनली रूट्स जो हैं यूरोपियन जो हैं वो बहाल होने को जा रहे हैं, हो गई हैं, और बहुत जल्द पाकिस्तान जो है वो उन रूट्स को एंजॉय करेगा PIA के ज़रिए। और ना सिर्फ ये बल्कि एयर ब्लू जो एक निजी एयरलाइन है वो भी इन रूट्स में कुछ एक्सेस ले सकती है। वो प्राइवेट एयरलाइन है, उनके मसले मसाइल अलग हैं, वो ख़ुद डील करेंगे। आज की सर ज़बरदस्त तरीन ख़बर ये है कि 10 तारीख को, आज से कुछ दिन बाद, इस्लामाबाद से चलेगी फ़्लाइट टू पेरिस। ये 4 साल का जो एक हमारा मसला था EU की तरफ से, उसके अंदर पायलट लाइसेंसेस और कराची का जो अनफॉर्चुनेट एयर क्रैश था उसके ज़रिए ये बंदिश लगी थी, ये अब उठ गई है और तमाम मुतालबात जो हैं वो तय होने के बाद जो है ये चीज़ हो रही है। उसके साथ साथ अब वीकली फ़्लाइट्स अनाउंस कर दी हैं, फ्राइडे एंड संडे। तो फ्राइडे और संडे को इस्लामाबाद से ये 2 फ़्लाइट्स चलेंगी और इनका सिलसिला फिर आगे आगे बढ़ता जाएगा, ये कहा जा रहा है। ये तो चले फ्रांस की हद तक होगी फ़्लाइट, बहुत ये एक अच्छी चीज़ होगी। और जो लोग अब डायरेक्ट फ्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ से यूरोप, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इससे देखें बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ खुल जाते हैं। जो लोग वहाँ पे उनके रिश्तेदार या कोई रहता है वहाँ पे, उनको विज़िट करने में आसानी। उसके साथ साथ यहाँ पे एक आपको पता है जो मकसद होता है ज़िंदगी का, वही होता है कि यार एक जगह बैठे, मतलब जिस चीज़ को डोर टू डोर ट्रैवलिंग कहते हैं वही करनी चाहिए, उसी का सबसे ज़्यादा लुत्फ़ होता है। तो वो लोग अब कर पाएंगे। और इसके साथ सर ऑब्वियसली फिर आपका बिज़नेस की एक्टिविटी और हर चीज़ जो है चूँकि इससे मुंसलिक होती है, कोई शख्स जो है वो वैसे ही ट्रैवल कर रहा होता है फॉर बिज़नेस और प्लेजर, दोनों चीज़ें जो हैं वो इससे अकम्प्लिश होंगी। तो ये एक खुशाइन बात है और तमाम जो अवाम है उनको इस चीज़ पर खुश होना चाहिए। जी सर, मैं सही मानों में, आप जिस तरह कह रहे हैं कि पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सही मानों में आज खुश हूँ। उसकी वजह ये है कि पहले जिस तरह से आपने फरमाया कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये ब्रेक की थी ट्विटर के ऊपर, तो एक प्लेटफॉर्म जो बैंड है मैं उस पर यकीन ही नहीं रखता। ठीक है, अब लेकिन क्योंकि एक डेट आ गई है 10 तारीख, तो अब ये बहुत खुशी का मौका है। सबसे ज़्यादा तो उन लोगों को खुश होना चाहिए जो ट्रैवल करते हैं यूरोप। देखिए बात यह है कि आप एक तो जो बच्चे वाले हैं उनको कितनी आसानी है, क्योंकि ट्रांजिट पे उतरना, बच्चों को लेके नए जहाज़ पे वो पूरी दोबारा चेकिंग करवा के जाना चढ़ना, वो एक काम है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि कीमतें टिकट की बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि अभी आप विया दुबई या विया थाईलैंड या विया कहीं जाते हैं, अब आप जब डायरेक्ट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली टिकट प्राइस नीचे आ जाएगी, फिर टाइम कम लगेगा। सो ये तो मतलब इसका ना डाउन साइड कोई भी नहीं है। जो अब एक वाहिद प्रॉब्लम है और वो ये है कि जिस तरह हमने पिछली दफ़ा भी डिस्कस किया था कि अब इनको कहीं ये आइडियाज़ ना आने शुरू हो जाएं हमारे हुक्मरानों को कि अब तो क्योंकि रूट्स खुल ही गए हैं तो बेच के क्या करना है, खुद ही चला लेते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए एक तो हम जितनी मजम्मत करें, इससे पिछली हुकूमत की, PTI की हुकूमत की, जिसमें वो शोशा छोड़ा गया कि हमारे जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंसेस जाली हैं, जिसकी वजह से ये सारी पाबंदियां लगी, जितनी हम मजम्मत करें उसकी कम है। जो कंस्पिरेसी थियरी है, वी डोंट नो इफ़ इट्स ट्रू और नॉट, लेकिन जो कंस्पिरेसी थियरी है वो तो ये है कि वो भी बेचना चाहते थे और वो किसी एक एयरलाइन को यहाँ के ऑपरेशंस देना चाहते थे और इस वजह से शायद उन्होंने ये रूमर
फैलाई, वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिल्ट्रेशन हो जाए कि फिल्ट्रेशन हो जाए। लेकिन बहरहाल सो हम जो उन्होंने किया उसकी तो हम मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन बेच इसको देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अब आपको ना, मैं बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो कि जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ और जो बड़ी सही बातें करते हैं, वो ये कहते हैं कि देखें PIA का आपने बेड़ागर कर दिया, मतलब अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, वरना तो ये एक बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है और पाकिस्तान जो है वो PIA को बड़ा प्रॉफिटेबल बना सकता है। अच्छा, बात तो ठीक है ये असूली तौर पे, लेकिन फिर वही बात है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत में वो कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं? मैं तो ऐसे किसी लोगों को नहीं जानता। दूसरी चीज़ ये है कि अभी इसको लुक्रेटिव बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले तो फ्लीट है, तो उसके पैसे पाकिस्तान के पास कहाँ किस हेड में पड़े हैं मैं तो नहीं जानता। सो अगेन ये जो एक और जिस तरह हमारी इधर डिबेट होती है ना, जिसके हम तो बहुत ख़िलाफ़ हैं, हम तो कहते हैं कि जी डॉलर को कभी भी रेगुलेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको मार्केट को डिटरमिन करना चाहिए कि डॉलर रेट क्या हो। अगेन बहुत सारे हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, जो कहते हैं कि नहीं, हमें मतलब हुकूमत जो है उसका राइट होता है, वो ये कर सकती है, कुछ केसेस में डॉलर को रेगुलेट करना ज़रूरी होता है, और उसकी वो एग्जांपल्स भी देते हैं कि शायद कुछ केसेस में चाइना ने भी किया, रशिया ने भी किया, और भी। बात फिर वही है कि ये इकोनॉमिस्ट जो हैं ये ख़ुद हुकूमत में आ जाएं, या कुछ चाइना या रशिया से बुला ले तो ठीक है, ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनको नहीं करने देना डॉलर के साथ पंगा, ठीक है? ये इन्होंने जब किया है हम भुगत चुके हैं उसको। तो इसी तरह ये जो ख्याल है ना कि PIA हम खुद ना चला, ये नहीं, अब बेहतर ऑफ़र कोई ना कोई मिल जाएगी, और नहीं भी मिलती इसको निकाल दें, क्योंकि हो क्या रहा है इवेंचुअली, यकीनन ये एक बहुत सोने की चिड़िया है, हम इससे बड़े पैसे कमा सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्रॉब्लम ये है कि जब तक कमाए नहीं जाते, जब तक ये ठीक होता नहीं, वी आर ब्लीडिंग एवरी डे। सर एक तो ब्लीड कर रहा है, दूसरा सर देखें एक चीज़ होती है कि आपने हर चीज़ में कदम रखने से पहले उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू को असेस करना होता है। हिस्टोरिकली हमने इस चीज़ को नहीं चला पाए, उसकी कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं है, उसकी एक बड़ी सादी वजह है, वो ये है कि कंसिस्टेंसी रही नहीं लोगों की। देखिए एक अच्छा बड़ा इदारा का जब CEO सेलेक्ट हो रहा होता है तो उसके अंदर बड़ी स्क्रूटनी होती है उस बंदे की, क्योंकि वो देखना होता है फिर यार कि ये जो शख्स है ये कितनी देर तक हमारे साथ रहेगा, ये क्या पॉलिसीज़ लेकर आएगा, और उस सब को हम इम्प्लीमेंट इतनी देर में करेंगे और इतनी देर ही हमारे साथ रहेगा। वो कॉन्ट्रेक्चुअल एक हिस्सा होता है उस चीज़ का। यहाँ पे तो PIA का CEO तो मेरे ख्याल में जुमरात के हिसाब से बदले जाते हैं, तो ये एक फैक्टर हो गया कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी रही नहीं कभी। दूसरा, ओवरली पोलिटिसाइज्ड एक अदारा है जिसके अंदर भर्तियाँ हो जाएँ, उसको यूजेज उसकी हो फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे भी मार बड़ी खाई जो तमाम हमारी हुकूमती इदारे हैं उसके अंदर। तीसरी सर ये चीज़ जो आपने फ्लीट की बात की ना, ये बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा, अब खैर से 1-2 दिन बाद ये फ्रांस तक की फ़्लाइट इंशाल्लाह आराम से अच्छी तरह पहुँच जाएगी, बिल्कुल ठीक है, और वापस भी आ जाएगी, बेहतरीन। प्रॉब्लम इज़ कि अब ये आपके पास रूट है, अब इस रूट को आप कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मेरे तो ख्याल में जो ये दावा है ना कि इसको ग्रेजुअली एक्सपेंड करेंगे, इस बयान को समझें थोड़ा। वो ग्रेजुअल एक्सपेंशन जो है वो तब इस तरह का फ़िक्र तब इस्तेमाल होते हैं और स्केड्यूल बाकायदा नहीं दिया जाता जब आपके पास पीछे कैपेसिटी ना हो। तो इस वक्त कैपेसिटी नहीं है आपके पास, हमें पता है हमारे पास कितने जहाज़ हैं, उनको भी पता है कितने जहाज़ हैं, उनको ये पता है कि यार इन्होंने एक हफ़्ते में मैक्सिमम 2 दिन यहाँ पे आना है और हमारा हैंगर यूज़ करना है, रिफ्यूलिंग यूज़ करनी है और वापस चले जाना है। और जहाज़ जो हैं सर, उन जहाज़ पे बैठने के लिए भी एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है उसमें बदतरीज एक कमी आई है। अब आप बहुत सारे कंज्यूमर्स होंगे जो अफोर्ड करते होंगे कि यार हम फ्रांस चले जाएं लेकिन हमको अमराती एयरलाइन जो है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, स्टॉप ओवर वाली ख्वारी हम काट लेंगे। बहुत कम ऐसे हैं जो कहेंगे नहीं यार कि ये बेहतर है लेकिन हम PIA का रिस्क ले लेंगे। रिस्क सर कोई नहीं लेता। एंड अगेन उसको मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि ट्रैक हिस्ट्री का मसला है। PIA जो है इफ़ेक्टिवली इंटरनेशनल एयर ट्रैवल के लिए पिछले कुछ महीनों से, कुछ साल से वो ऑप्शन ही नहीं रही, लोग उसको यूज़ ही नहीं करते सीरियस ऑप्शन। अब एकदम से यूरोपियन रूट्स खोल गए हैं तो आपको क्या लगता है सर लाइनें लगी होंगी एयरपोर्ट के अंदर, भाई फुल प्लेन जाएगा, ये अल्लाह करे जाए। लेकिन इवेंचुअली जब तक इसको एक न्यू फेस नहीं मिलेगा, एक न्यू आइडेंटिटी नहीं मिलेगी PIA को, पीछे एक बैकर नहीं आएगा अच्छा जो कहेगा यार मैं फ्लीट एनहांसमेंट भी कर रहा हूँ, मैं करंट फ्लीट को भी अपडेट कर रहा हूँ, उसके बाद कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऑनलाइन को पोर्टल आएगा, इनकी वेबसाइट बेहतर होएगी। ये तमाम चीज़ें ना अब मैटर करती हैं दुनिया के अंदर कि आप
टिकट आपका ट्रैवल शुरू हो जाता है जब आप पहली दफ़ा वेबसाइट खोलते हैं, वहाँ से लेके जहाज़ में बैठ के अपनी डेस्टिनेशन तक उतरने तक वो आपकी ट्रैवल होती है। यहाँ पे ये हो ही नहीं सकता। सो ये सारा कुछ जो है जब एक आपका बाहर का बंदा आके फ्रेश आइज़ के साथ देखेगा तो तब ही हो सकता है। करंट आइज़ जो हैं, जो हमेशा से नहीं है इसके ऊपर, उनकी बना पे अगर आप रह गए तो फिर तो इट्स मोर ऑफ द सेम। देखिए, जिस तरह आपने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, एक तो ये कि जी हैवीली पोलिटिसाइज्ड, यहाँ बहुत ज़्यादा इसमें हमने भर्तियाँ की क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लोगों को नवाजा नौकरियाँ दे के। अच्छा, आप क्या गारंटी देते हैं कि अब नहीं होगा? ठीक है, पहले क्यों होता था? पहले इसलिए होता था क्योंकि जब भी एक पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आती थी, 1 साल के अंदर चहमगोइयाँ शुरू हो जाती थी कि ये जा रही है, और 2, ढाई, 3, साढ़े 3 साल में वो चली भी जाती थी। ठीक है, तो उनको अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये पता है कि हमने करोड़ों अरबों रुपए लगाने हैं इलेक्शन पे और उसके बाद हमने 2 साल बाद दोबारा इलेक्शन में चले जाना है, तो वो तो फिर भर्तियां करेंगे ना वोट देने के लिए या लेने के लिए। अच्छा, इसी तरह मतलब बात ये है कि आज एज वी स्पीक हमारे फैसल वाडा साहब हैं जो कि सेनेट का भी हिस्सा हैं, किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ नहीं है, येट सेनेटर हैं, उनको हर पॉलिटिकल टॉक शो में बुलाया जाता है, उनकी बात पे हेडलाइंस बनती हैं। उन्होंने 4 दिन से कहना शुरू कर दिया कि शहबाज शरीफ का मज़ा नहीं आ रहा, ये प्राइम मिनिस्टर का मज़ा नहीं आ रहा, कोई बिलावल की तरफ देखें, कोई इधर देखें, कोई उधर देखें। ठीक है, अभी 2024 चल रहा है, आपका इलेक्शन कब शुरू हुआ था? 2024 में। ठीक है, अब मुझे बात बताएं कि अगर ये मौजूदा हुकूमत को पता लगे कि जी ये तो बात हमारे जाने की हो रही है, वो फिर से भर्तियां नहीं करेंगे? वो बिल्कुल करेंगे। सो बात ये है कि हम जो है ना, अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा क्लीन, सादा, सिंपल ऑपरेशन और बिजनेस होगा दुनिया के लिए, पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते। सो हमें ये चीज़ जो है ना मान लेनी चाहिए। दूसरी और आखिरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं ना कि बाहर से एक कंपनी आएगी तो वो क्लीन फ्रेश स्टार्ट के अलावा उसका बैगेज नहीं होगा कि वो पाकिस्तानी कंपनी है। देखें, पाकिस्तानी कंपनी का एक बैगेज है, वो इंटरनेशनली जो एयरलाइंस अपने जो फ्लायर्स हैं उनको जो दे सकती है सहूलतें, बीइंग अ पाकिस्तानी नेशनल कैरियर आप वो नहीं दे सकते। सो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा वाइबल नहीं हो सकती PIA जब तक इट इज़ नॉट ओन्ड बैक्ड बाय अ फॉरेन कंपनी। सर, बैक्ड बाय फॉरेन कंपनी अपनी जगह, और सर जैसे आपने कहा कि वो तमाम तर चीज़ें जो एक फॉरेन ऑपरेटेड एयरलाइन जो वो मिडल ईस्टर्न एयरलाइन भी क्यों ना हो, तो उन्होंने भी तो कुछ एक चीज़ सीखी ना कि भाई अगर दुनिया के साथ कम्पीट करना है, अगर इंटरनेशनल ट्रैवलर वो बिठाना है जो हर एथनिसिटी का होगा, हर मुल्क से होगा, और उनको इस जगह को हब बनाना है, उस हब को भी आपको फिर उसके अंदर वो वैसा माहौल देना पड़ेगा जो वेस्ट में होता है, और उस जहाज़ के अंदर भी आपको वैसा ही माहौल देना पड़ेगा। मैं ये नहीं बात कर रहा, लोग समझते हैं कि ये बात हो रही है कि जी अगर आप उस जहाज़ के अंदर अल्कोहल सर्व कर रहे हैं, नहीं, उस जहाज़ के अंदर क्या, नो, खाना, फूड एक बहुत बड़ी चीज़ है, सर्विस एक बहुत बड़ी चीज़ है, एंटरटेनमेंट पैकेज क्या आप दे रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है, सीट कंफर्ट बहुत बड़ी चीज़ है, सेफ्टी का आपका एक परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ है। उसके मेरे ख्याल में ये चीज़ें, और इसके नीचे 100 और के नीचे जाके सबसे वो चीज़ आती है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, तो वो बात मैं नहीं कर रहा। बट येस, हर चीज़ जो है एक कंपोनेंट होती है अगर आपने उस बिज़नेस में दाखिल होना है। या तो आप कहें जी कि हमने उस बिज़नेस में नहीं दाखिल होना, और आप कहें हम अफोर्ड करते हैं, जैसे आपकी सऊदी अरेबियन एयरलाइंस जो हैं वो हर चीज़ देती हैं, हर तमाम चीज़ देती हैं, जिस चीज़ में वो ना कर सकते हैं, लेकिन वो ना करने के पीछे सत्तू रखते हैं कि हम इस वजह से ना कर सकते हैं इस चीज़ को। आप अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर ख़ुद करना है तो अगैन हम उसके बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि नहीं आप किसी और, लेकिन अगर किसी और को भी करना है तो ये मसले तो उसने हुकूमत के साथ डील करने हैं। तो हुकूमत के पास जब वो आएगा शख्स कि यार मैं कितना 80 या 85 बिलियन रुपए जो हैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, तो फिर मुझे कुछ गारंटीज़ चाहिए, और वो गारंटीज़ XXX YYY ZZZ हैं जिनकी बना पे फिर मैं अब इट्स मेकिंग सेंस फॉर मी। फिर फ्लीट एडिशन भी हो सकती है, फिर स्टाफ एडिशन भी हो सकती है, फिर चीज़ें भी बेहतर हो सकती हैं, फिर रूट्स भी अब आपके पास मौजूद हैं, वो भी यूरोपियन रूट्स हैं। कितनी सर ज़बरदस्त एक चीज़ हो सकती है कि आपका यूरोपियन ट्रैवलर डायरेक्ट फ़्लाइट पे अगर पाकिस्तान आए, वो एक हब बने, और यहाँ से अगर आपने ईस्ट जाना है तो पाकिस्तान हब बन जाए। क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है।
लेकिन उसके चंद लवाजमात होते हैं, वो सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए आपको ये करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब देखिए, एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं एक्चुअली PIA के साथ हूँ। PIA को मुझे लगता है गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन अब अगर अवाम ऐसा सोचते हैं बाय एंड लार्ज, मतलब पूरी दुनिया अगर ऐसे सोचती है तो क्या कर सकते हैं। वो बात ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में ना ये अक्सर तनकीद होती है कि जो स्टाफ जहाज़ के अंदर अमला जो मौजूद होता है उसकी जी उम्र बड़ी ज़्यादा है जो सर्व करता है। अच्छा, अब ये वाकई ये बड़ी एजिस्ट बात है, ये बड़ी गलत बात है। देखें, आप तनकीद ये करें कि आपको सर्विस ठीक नहीं मिली, भाई जो आप कहेंगे हम मानेंगे। आप कह रहे हो कि जिसने मुझे सर्व किया उसकी उम्र ज़्यादा है, ये बहुत गलत बात है। येट बात ये है कि अब एक स्टैंडर्ड बन गया पूरी दुनिया का, तमाम एयरलाइंस ने बना दिया है कि जी यंग लोग ही होंगे जो सर्व करेंगे। अब इसका क्या करें? फिर वही बात है कि वो जो है ना कि जो मतलब अवाम जो चाहते हैं उन्होंने पैसे खर्च के टिकट लेनी है, जो वो चाहते हैं वही होगा। मतलब अब जितनी मर्जी आप तनकीद का, हुमायूं सईद को सारे ड्रामे क्यों मिलते हैं, मुझे क्यों नहीं मिलते? बात ये है कि लोग पैसे खर्च के देखना ही हुमायूं सईद को चाहते हैं, वो मुझे नहीं देखना चाहते, तो अब मैं क्या करूं? सो कुछ चीज़ें हैं जो गलत हैं, लेकिन आपने जब टिकट बेचनी है ना, सो टिकट बेचना एक बहुत बड़ा काम है। आपने किसी को कहना है कि तुम एक एफर्ट करो, नंबर 1 कि टिकट खरीदने की, दूसरा अपनी जेब से पैसे ढीले करो और वो मुझे दे दो। तो फिर आपको वही करना पड़ेगा जो दुनिया मांगती है। सर, और एंड ऑफ द डे देखें, ये बेसिकली ये इट्स नो लॉन्गर अ ट्रैवल इंडस्ट्री, ये इधर उधर जाने की नहीं है। हॉस्पिटैलिटी, ये हॉस्पिटैलिटी, ये सर्विस है, और इस सर्विस जो है इसको अगर एंजॉय करना है आपने और कम्पीट करना है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसको वहाँ लेके जाना है जहाँ तक हम एक ज़माने में गए थे। बिल्कुल। और तमाम तर चीज़ें जो थी तब वो PIA वॉज टॉप ऑफ द टॉप। तब वो PIA तमाम चीजें करता था जो पूरी दुनिया की एयरलाइंस करती है। बाद में PIA ने कहा हम ये भी नहीं करेंगे और वो भी नहीं करेंगे और वो भी नहीं, और उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो गया। और आखिरी चीज, होटल जो है आपको $10 का भी मिल जाता है, उसमें भी रात आप सो सकते हो, उसमें भी बेडशीट साफ ही होगी, लेकिन आप $200 में क्यों जाते हो? क्योंकि आपको लग्जरी चाहिए। लग्जरी चाहिए। बारह सर, अब देखते हैं ये चीज़ें शुरू हो रही हैं, आगे नचकारी का क्या बनता है। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, थोड़ी सी सर सियासी गुफ्तगू कर लेते हैं। PTI का जो अब प्रोटेस्ट के बाद रद्द अमल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। बानी PTI इमरान खान साहब की तरफ से भी कई बयानात जो हैं वो आए हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। एक टसल सी पैदा हो गई है पार्टी की टॉप लीडरशिप के अंदर। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान एक तरफ, बुशरा बीबी एक और तरफ। बुशरा बीबी भी रीसर्फेस की पिछले हफ्ते, जो हफ्ता गुजरा है, जिसके अंदर उन्होंने भी बयानात दिए कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया वहाँ पे, तो इसलिए मुझे जाना पड़ गया वहाँ से। अब ज़ाहिर है ये बयानबाजी तो शुरू हो रही है। उसके साथ साथ आप ये भी देख लें कि PTI का एक हुकूमत के साथ ना बैठने के एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जो लास्ट वीक APC हुई पेशावर के अंदर, जो गवर्नर साहब ने बुलाई, जिसकी बड़ी तारीफ़ की तमाम लोगों ने, और हम भी एक शो पे ही आपने और मैंने मुश्तरका तौर पे ये सब समझा कि वो APC ज़रूरी थी कि जो उस सूबे के मामलात हैं उनको डील करने के लिए। PTI ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और वो नहीं वहाँ बैठे, हालांकि एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट थी, वो कर सकते थे, हुकूमत के साथ बैठ सकते थे। एक तो ये बात होती। उसके साथ साथ अडयाला जेल से जो बयानात आ रहे हैं उनमें से सबसे कंट्रोवर्शियल जिसे कहा जा सकता है और जिसके हमने झलकियाँ पहले भी देखी हुई हैं, वो है कि जी अब हमारा मेरा जो पूरा जो इक्का है, मेरा जो पत्ता है, जो आखिरी पत्ता जो कहा जा रहा था मेरे पास है बानी PTI की तरफ से, उन्होंने खेल दिया। मुझे लग रहा है ये वही पता है कि जी सिविल नाफरमानी की तरफ अब हम जाएंगे। अच्छा देखें जी, अब सिविल नाफरमानी जो है वो एक एज ए मतलब उसके साथ एक रोमांटिक वैल्यू जो उसके अंदर अटैच करते हैं बड़ी अच्छी है। माजी की सियासत और जो कई मुल्कों के अंदर ये चीज़ हो भी गई है और इफेक्टिवली भी हुई है, लेकिन उन मुल्कों की सूरत हाल और उनके अवाम और बाकी सब कुछ की सूरत हाल जो है पाकिस्तान के साथ को मैच नहीं करती। तो पहले भी करने की ये कोशिश की गई, 2014 के अंदर भी सिविल नाफरमानी का एक दावा किया गया, एक मुतालबा, एक अवाम को उजागर करने के लिए ये बातें की गई, लेकिन उसका भी कोई नतीजा इस तरह से नहीं निकला। अब फिर से ये बातें शुरू हो गई हैं। तो जो आप और मैं सर शो पे लूप्स की बात करते हैं, एक छोटा और लूप भी क्रिएट हुआ है, वो PTI का अपना लूप है
कि वो पेट चीज़ें जो कि पीटीआई इस्तेमाल करता है अपनी सियासत को के अंदर रौनक लगाने के लिए, उनमें से एक तो एहतजाज हो गया, सड़कें पे जले जाना, निज़ाम को ख़राब करके बंदिश कर देना, हुकूमत फिर अपना रद्द-ए-अमल पेश करती है जिससे मसले और ख़राब होते हैं। उसके अंदर आप और बयानात डाल लें, उसके अंदर इन फाइटिंग उसके अंदर डाल लें, और सिविल नाफरमानी भी अब उसके अंदर डाल लें, क्योंकि दूसरी दफ़ा पीटीआई कर रही है। इससे क्या नतीजा निकलेगा? क्या पीटीआई चाह रही है? क्या आगे पार्टी लीडरशिप कोई है, एग्जिस्ट करती है, या ऐसे ही होगा कि एक शख्स जो बानी है उस पार्टी का, उनकी बहन और उनकी जो इस वक्त अहलिया हैं वो आपस में लड़ते रहेंगे? तो ये एक अजीब सी सर अगेन एक मडी सी खिचड़ी टाइप बन गई है, जिसके अंदर कोई सिर पैर नहीं नज़र आ रहा कि लीडरशिप है कौन सी, क्या करने को जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो सुबह उनके पास है जिसको उन्होंने गवर्न करना है, उसके अंदर एक एपीसी हो रही है, और वो एक बड़े सीरियस इशू को टैकल करने के लिए हो रही है। लेकिन आपका स्टांस ये है कि हमने उसमें शामिल नहीं होना, सिविल नाफरमानी भी करनी है, एहतजाज भी करने हैं, तो इस तरह तो सर मामलात बड़े मुश्किल हो जाएंगे चलाना। मैं इखलाकी तौर पे क्या ठीक गलत है इसकी भी बात नहीं करूँगा, मुल्क के लिए क्या ठीक है मैं उसकी भी बात नहीं करूँगा। प्योरली पीटीआई के इंटरेस्ट में क्या चीज़ है मैं उस पर बात करूँगा कि पीटीआई के इंटरेस्ट में ये नहीं है जो खान साहब कर रहे हैं। उसकी एक वजह है, देखिए प्रोटेस्ट के बाद एक ख़बर आई जिस पे मैं बहुत खुश हुआ। वो ख़बर थी कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे पास जो आखिरी पत्ता है वो मैं कुछ दिन बाद खेलूँगा, अभी नहीं खेलूँगा। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि यहाँ पे ना अब सियासत इस किस्म की हो गई है कि आपने हर एक इवेंट के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद हैट में से एक नया खरगोश निकालना है, ठीक है। तो कोई अगर ये कहे ना कि अच्छा मैं अब जो अगली मेरी चीज़ है वो मैं कुछ अरसे बात करूँगा, तो मेरे लिए तो बड़ी खुशाइन बात है कि अच्छा बस थोड़ा सा स्टेबिलिटी को थोड़ा सा आप सोचें, दूसरे भी सोचें, आपकी पार्टी को भी रीजुनवेट होने का मौका मिले, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया। देखें, पाकिस्तान में कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिस पे कभी बुरा वक्त ना आया हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बाकी सब के पार्टीज़ में ना कोई जो उनके पार्टी लीडर्स भी होते हैं उनकी ज़िंदगियों में भी ऐसे फिगर हेड्स होते हैं जिनसे वो मशवरा करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह से नहीं रिस्पॉन्ड करते जिस तरह से खान साहब कर रहे हैं। क्लियरली खान साहब ना किसी से भी मशवरा नहीं करते, खान साहब के बस अपने जहन में जो आ जाता है वो कर लेते हैं। क्योंकि बात ये है कि ये चीज़ पहले भी आप करके देख चुके हैं, आपके हक़ में इसका कोई चीज़ नहीं आई। जिस तरह से आपने कहा कि थोड़े दिन पहले जो केपी में एपीसी बुलाई गई, इतनी बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी कि अगर ये चले जाते, देखिए उनमें जो नुकात शेयर हुए हैं ना, उनमें से कई तो पार्टी के हक़ में थे। मसलन एनएफसी अवार्ड पीटीआई जो कहती है उसके हक़ में था। मसलन कबायली इलाके जो जम हुए हैं उनका बजट पीटीआई के हक़ में था। अच्छा, इसी तरह जो पारा चनार कुर्रम पे जो तनकीद हो रही थी उसमें ये अगर मौजूद होते तो जवाब देते कि जी ये मसला 15 साल का नहीं है, ये 87 ईयर्स का है। अच्छा, ये जवाब देते, ख़बर बनती, लोगों तक इन्होंने कहा जी हमने जाना ही नहीं, हमने बैठ के बात ही नहीं करनी। मुझे तो एक और चीज़ समझ नहीं आती, प्रैक्टिकली हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई भी हो, हम जो उनको इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, तो वो किस चीज़ के लिए देते हैं? इसी चीज़ के लिए देते हैं कि जाके बात करें। तो अगर वो कहें कि हमने बात ही नहीं करनी तो फिर करना क्या है, वो मुझे समझ नहीं आई। दूसरी और आखिरी चीज़ ये कि क्योंकि अगेन वो जो पहले ही बिजली का बिल नहीं देता, चाहे वो बंदूक की बुनियाद पे या किसी और वजह से है, वो तो इस में शामिल हो सकता है सिविल नाफरमानी में। आप और मैं बिजली काट देंगे डिस्को वाले आके, ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की, ये हो ही नहीं सकता। गैस कट जाएगी, बिजली कट जाएगी, फ़ोन बंद। अच्छा, दूसरा सर मुझे वैसे समझ आ गई, ये जब फेल होगा, मुझे बताएं, जब ये फेल होगा, हम तो तज्जिया कर रहे हैं बैठ के, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो इनकी अपने पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनके मोराल पे पड़ेगा सर, उनके मोराल पे भी पड़ेगा। और देखिए वैसे भी तो देखें ना, एक नारे के तौर पे तो चले बड़ा अच्छा है कि सिविल नाफरमानी कर दें। अच्छा, अगर वाकई में करनी है तो सर मेरा तो अपना ख्याल है, अभी मैं यहाँ बैठे बैठे मुझे ख्याल है कि सिविल नाफरमानी पीटीआई ने अगर करनी है, उसकी पहली पेशकश जो है वो तो वो कर चुके हैं एपीसी में ना जाके। अच्छा सर, आप एक सिविलियन गवर्नमेंट है, इलेक्टेड बाय द पीपल, और आपने हुकूमत के साथ आपने रह के काम करना है ना, तो अगर तो सिविल नाफरमानी सही तरह करनी है तो हुकूमत छोड़ दें। सर ये अगर तो देखें ना, इसमें सीरियस है पार्टी,
और इमरान खान साहब कि सिविल नाफरमानी करनी है, उसकी मेरे ख्याल में सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि यार हम तो इस तरह से सिविल नाफरमानी कर रहे हैं कि हम हुकूमत ही छोड़ देते हैं। ले आओ, गवर्नर राज की बात होती है, फिर से इलेक्शन करा लो, इंटरम कुछ ले आओ, केयर टेकर, फेडरल केयर टेकर सेटअप ले आओ, ये होगी ना सर बात। ये क्या बात हुई कि अगेन वही वाली सर चीज़ के एहतजाज भी आप करें, सड़कों पे भी आप आएँ, अच्छा बिल भी आप अपने ना दें ताकि आपका बिल काट जाए और बर्दाश्त करें, मेरे लिए बर्दाश्त करें, अच्छा ओके डन फाइन, आप हुकूमत छोड़ दें। देखिए एक और चीज़ भी जो है ना वो ये है कि हमने इसी सोफे पर बैठ के 26 तारीख को हुआ था प्रोटेस्ट, और हमारा शायद 22, 23, 24 को शो था जिस पे हमने ये बात की थी कि जाहिर है प्रोटेस्ट करना सबका आईनी हक है, लेकिन इस वक्त ना टाइमिंग, और अगर प्रोटेस्ट पे कोई जो है वायलेंस हुआ है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन हमने तब कहा था कि प्रोटेस्ट इन एनी केस कामयाब नहीं हो सकता, उसकी एक वजह है, उसकी वजह है टाइमिंग। ठीक है, वो प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के मतलब आप इस हुकूमत को बेशक क्रेडिट ना दें, ठीक है, आलमी मंडी में तेल की प्राइस गिर गई, ठीक है, आपने फ्री फ्लोट छोड़ी हुई थी 3 साल से, इकॉनमी 36% आई, अब एक्चुअली प्राइसेस उस जगह पे पहुंच गई हैं जहां होनी चाहिए थी, तो अब ज़ाहिर है इन्फ्लेशन में कमी आ रही है। अगेन आपके जो PSX जो तरक्की कर रही है वो बेसिकली जो इन्फ्लेशन हुई थी वो अब ट्रांसलेट हो रही है। सो मैं सारी वजूहात बता रहा हूँ कि जिसमें जो मौजूदा हुकूमत है उसका कोई कमाल नहीं है, लेकिन अब बात यह कि हालात बेहतर तो हो रहे हैं ना, मतलब कंपेयर टू लास्ट 3 years अब हालात बेहतर हो रहे हैं। तो जब हालात बेहतर हो रहे होते हैं ना तब टाइम नहीं होता प्रोटेस्ट का, क्योंकि लोग नहीं आते। अब वही वाली चीज़ है कि ये लूप की जो आप बात करते हैं ये एग्जैक्टली लूप है, 2008 वाला लूप जो 2013 में ख़त्म हुआ, 13 वाला जो 17 में ख़त्म हुआ, ये जो अब लूप है ये 4 साल में ख़त्म होना है इसमें, ठीक है। और उसमें जो है ये क्योंकि हुकूमत फिर अपने खर्चे तो काम नहीं कर रही है, हुकूमत के जो काम थे वो तो हुकूमत नहीं कर रही, तब वो टाइम होगा कि अगर आपने अपनी जो पॉलिटिकल इस किस्म की, मतलब वैसे तो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन जारी रखें, लेकिन ये जो होता है ना कि हमने सड़कों पे निकलना है, ये करना है, वो उस टाइम के लिए रखें जब वापस ग्राफ नीचे को जा रहा है। हाँ सर, बाकी इसके अंदर सर एंड में यही वाली बात है कि आई थिंक डे 1 से 8 और 9 के इलेक्शन के बाद से जब हुकूमतें बनी हैं तो आपको KP मिला। ये पिछली 13 में जो हुआ था कि आपको KP मिल गया था, आपने उसके अंदर कोई काम नहीं किया, आपका फोकस फेडरल पे था। अभी भी वही हो रहा है, आपके पास KP है, वहाँ पे फोकस कम है, वहाँ पे आप चीज़ें नहीं करना चाह रहे, वही चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें, और आप फोकस कर रहे हैं कि उसी चीज़ पे कि यार PM शिप और अपनी फेडरल कैबिनेट। 12 सर यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर अब ज़रा सर हम ज़रा एक डिफरेंट किस्म की खबर डिस्कस करते हैं। आपको पता है दुनिया सर चेंज हो रही है, दुनिया के अंदर सोशल मीडिया हो जाए, आपका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो जाएं, वो अपनी जगह, फाइनेंस और जो आपकी बेसिकली है चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त जो है, बैंकिंग निज़ाम के ख़िलाफ़ किया, उसके मुकाबले में जो चीज़ खड़ी हुई वो है क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो के ऊपर ना मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, ना मुझे इतनी बेसिक नॉलेज है कि वो एग्जैक्टली आजकल क्या सूरत हाल है। हमें इतना पता है कि बिटकॉइन जो है $1,00,000 से ऊपर चला गया। अच्छा, आज की खबर वो नहीं है, हम क्रिप्टो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो आपको क्या अथॉरिटी देता है कि आप क्या कर सकती हैं। तो ये एक क्रिप्टो के CEO हैं किसी एक कॉइन के, जिनका नाम है जस्टिन सुन। तो जस्टिन सुन ने ये किया कि एक आर्ट पीस जो कि इन इट्स ओन एक कंट्रोवर्शियल आर्ट पीस है, उस आर्ट पीस का नाम है द कॉमेडियन। वो मॉरिजियो कैटलान एक आर्टिस्ट है जिन्होंने एक केले को लेके डक टेप से एक कैनवस पे चिपका दिया। अच्छा, वो $6 मिलियन का इन्होंने ख़रीदा, और उसको ख़रीदते साथ ही उन्होंने वो जो केला है वो टेप से उतारा और वो खा गए। तो यानी कि उनका जो आर्ट पीस $6 मिलियन का था, मतलब उनकी इतनी विड्थ थी और इनका इतना एक स्टांस था इस चीज़ के ऊपर कि मैं ये $6 मिलियन की आर्ट, जो कि बेसिकली लोग आर्टिस्ट भी तनकीद करते हैं कि आर्ट नहीं है, उसके साथ मैं ये करता हूँ। तो एक अगेन इससे ये चीज़ समझ आती है कि जो दुनिया की ग्लोबल वेल्थ है, हमें तो उसका अंदाज़ा ही नहीं कि वेल्थ इस वक्त किस चीज़ में घूम रही है, किस प्रोडक्ट में घूम रही है। एक तो कन्वेंशनल आपके निज़ाम है, मनी मार्केट्स हैं, आपकी बॉन्ड्स हैं, शेयर है, वो है, आपकी कोई हिस्टोरिकल वेल्थ चलती आ रही है, जनरेशनल वेल्थ चलती आ रही है। अब एक न्यू टाइप ऑफ वेल्थ क्रिएट होगी जो क्रिप्टो से क्रिएट हो रही है, और वो लोग जो हैं वो यंगस्टर्स भी हैं, वो लोग जो हैं, मतलब ये शख्स जो हैं इनकी ये पैदा हुए थे 1990 में और इन्हें $6 मिलियन केला खा लिया। तो ये कुछ जो है इससे एक ब्रॉडर डिस्कशन भी पैदा होती है कि अब दुनिया जो है वो किस तरफ जा रही है।
बिल्कुल, वो जिस तरह यूसुफ नज़र साहब थोड़े दिन पहले कह रहे थे ना कि पाकिस्तान का जो शायद सबसे बड़ा बैंक है उसकी जो टोटल वर्थ है वो उतनी है जितनी शाहरुख खान की है अकेले बंदे की, जो कि एक एक्टर है। सो अब जो दुनिया की वेल्थ है वो हम तो ज़ाहिर है बहुत ही पीछे रह गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये एक आर्ट पीस था, मतलब जिस तरह से आपने कहा कि OTT और म्यूज़िक और बाकी चीज़ें, तो जो आपकी आर्ट गैलरीज़ हैं वो भी अब बदल रही हैं कि पहले उनमें सिर्फ पेंटिंग होती थी, अब ये मेरे ख्याल में इसको इंस्टॉलेशन आर्ट कहते हैं कि जिसमें आपने चीज़ चिपका दी है। अच्छा, वो जाहिर है वो 6 मिलियन जिस वक्त हमें पता लगा कि ये एक आर्ट पीस है, पहले तो हुआ कि जी इसका बस मजाक उड़ेगा और लोग आके, क्योंकि उस गैलरी में बहुत कुछ इंट्रोड्यूस हुआ था उस दिन, लोग आके दूसरी चीज़ें ख़रीदेंगे, इसको देख के हंसेंगे और दे विल मूव ऑन। किसको पता था कि ये एक्चुअली बिक जाएगा। जब बिक गया तो सब ने हैरान हुए कि किसने लिया ये वो, फिर जिसने ख़रीदा उसने खा भी लिया। अच्छा, एक तो ये है कि खरीदे ही खाने के लिए देखिए ना, लग रहा है कि जिसने बनाया था वो बेवकूफ़ आदमी नहीं था, जिसने ख़रीदा वो भी बेवकूफ़ आदमी नहीं था। जो ऐसे तो लग रहा है कि वो जो है मतलब $6 मिलियन ज़ाया हो गए। लेकिन देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो आर्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसको कंज्यूम किया जा सकता है इन मोर देन वन वेज। मतलब आप पेंटिंग जो है वो देखना भी एक किस्म की कंजम्पशन है, ठीक है, वो को मतलब परफ्यूम हो तो सूंघना भी एक किस्म की कंजम्पशन है, लेकिन आपने उसको देखा भी, आपने उसको महसूस भी किया और आप उसको खा भी गए और वो पीस ऑफ आर्ट था। तो एक तो उसने ये एक जिद्दत शायद मुतारिफ करवाई। दूसरा, अब देखिए जिस तरह से आपने जिक्र किया ना, लोगों के पास पैसे कमाने के नए नए तरीके हैं, क्रिप्टो वगैरह ये वो, अब लोगों का मिजाज भी बदल गया है। देखिए हम है ओल्ड स्कूल, हम जो है हमारे पास जितने पैसे एक्चुअली, हम लोगों को उससे भी थोड़ा सा कम ही बताएंगे कि हमारे पास कितने हैं। ये जो हैं ये वो लोग हैं जो नई जनरेशन है, ये कहती है कि बताओ लोगों को कि वी हैव अराइव्ड। ये है कि फिर नज़र आना चाहिए, फिर एक शशका। अब मुझे एक और चीज़ आप ये बताएं कि आप एक चाहे पॉलिटिकल फिगर हों, चाहे आपको आर्टिस्ट हों, चाहे आप कुछ भी हों, ठीक है, आप मेरे पास आएँ, मैं एक PR एजेंसी हूँ और आप मुझे कहें कि यार ये $6 मिलियन लो और मेरी ख़बर जो है ना, मेरा नाम, मेरी शक्ल दुनिया के हर चैनल पे चलनी चाहिए। मैं आपको बताऊं $6 मिलियन कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। मतलब अगर आप कहें कि सिर्फ पाकिस्तानी TV चैनल्स पे तो चले, वो तो सही है कि CNN भी चलाए, अल जज़ीरा भी चलाए, पूरी दुनिया चलाए, तो $6 मिलियन इज़ नथिंग। लेकिन उस शख्स ने $6 मिलियन में एक केला ख़रीद के खाया और पूरी दुनिया के न्यूज़ आउटलेट्स ने उसकी कवरेज की फॉर फ्री। सो इसके पीछे बनाने वाला भी, अगेन मैं ये कहूँगा, बेवकूफ़ नहीं था, ख़रीदने वाला भी बेवकूफ़ नहीं था। ये दुनिया जिस तरफ जा रही है हमें एक्चुअली फॉलो करने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है, बजाय कि हम इनका मजाक उड़ाएं कि ये कौन पागल से लोग आ गए हैं। सर एक तो देखें, इनको बिल्कुल भी पागल नहीं समझना चाहिए। देखें अगर वो उसके बाद $6 मिलियन थे टू स्प्लर्ज, मतलब किसी की अगर माहाना इनकम हो $20 मिलियन फ़र्ज़ करें तो वो 6 तो है वो खर्च सकता है, और इसी किस्म की इक्वेशन होगी इस जो पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। आप देखें कि दुनिया के अंदर जो इनकम जनरेट करने के तरीक़ेकार हैं वो कम नहीं हुए। आप अगर दकियानूसी अप्रोच में चले जाएँ तो तब था कि यार कि नौकरी पेशा जो शख्स है वो कॉर्पोरेट लैडर पे नीचे से चढ़ेगा, आहिस्ता 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 ऊपर तक पहुंचेगा अगर वो अच्छा अपने काम में हो, और इवेंचुअली ही विल हैव अ गुड डिसेंट लाइफ। दूसरा अगेन जनरेशनल वेल्थ है कि यार मेरे बाप दादे ने कमाया, अब मैं उसका खर्च रहा हूँ, शायद मैं उसमें इजाफा कर लूँ, शायद मैं उसको थोड़ा कम कर दूँ, लेकिन वो है ही इतनी कि वो कम नहीं इतनी हो जाएगी, मेरी अगली 3-4 और पुश्तें भी पल पुल जाएंगी उसके अंदर। अच्छा, और तीसरी कैटेगरी सर ये है कि जो न्यू मनी है। लेकिन देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर आप जब टाइटल देते हैं न्यू मनी का, तो उसके वो टेंटेड होता है कि यार नदौलतिया टाइप, नए पैसे वाले, ये लोग जिन्होंने अभी पैसा कमाया। अच्छा, मैं तो सबको होता है कि प्रॉपर्टी की फाइलों से कमाया प्रॉपर्टी की। अच्छा, मैं तो इस चीज़ में मानता ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि चलें, अगर आपने लीगल मीन्स के थ्रू अपने आप को प्रोमिनेंट कर लिया है सोसाइटी के अंदर के पैसे वाला कोई शख्स है, तो आप में कोई टैलेंट ही होगा ना, एंड उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, अब बाहर चले जाएँ तो न्यू मनी की तो वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि वो एक सर्टन एज ब्रैकेट के लोग हैं जो कि न्यू मनी इंजॉय करें, ज़्यादातर टेक क्रिप्टो टाइप चीज़ों से इन्फ्लुएंसर बन के, यूट्यूबर्स बन के, ये वो। अच्छा, अब उनको आप डिसरिगार्ड तो नहीं कर सकते ना, दे आर सीरियस पीपल, वो अपने जो भी शोबा उनका फ़न है उसके ज़रिए पैसे कमा रहे हैं और वो ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं। पॉइंट भी है,
कि अब जो न्यू मनी है वो ड्राइविंग फोर्स है मार्केट्स के अंदर। अब फैशन ब्रांड्स जो हैं, रिकॉर्ड लेबल्स जो हैं, आपके दीगर और ब्रांड्स जो हैं वो उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। वो ओल्ड मनी के इर्द गिर्द नहीं रिवॉल्व कर रहे कि यार हम उन्हीं को वो सूट्स और वो जैकेटें और वो टाइज़ और वो सब कुछ जूते और घड़ियाँ बेचेंगे जिनके पास पैसा है। नो, अब आप देखें जो बंदा आके, जैसे आपने कहा ना आई हैव अराइव्ड, वो शख्स क्लाइंट है। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा ना, वो ये है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से आपने कहा न्यू मनी, जो कि यंग बच्चे हैं, उन्होंने कोई तरीक़ेकार ढूंढे हैं, वो चाहे .net हो, चाहे वो AI हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो बिटकॉइन हो, ठीक है। पाकिस्तान में क्योंकि हमने बच्चों को तालीम नहीं दी तारीख़ी तौर पे, तो अब हमारे पास न्यू मनी नहीं है, हमारे पास अभी तक ओल्ड मनी चल रही है। मतलब हमारे वो जागीरदार चल रहे हैं, या जागीरदारों के बाद जिन्होंने पैसे बनाए हैं वो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उनकी उम्रें ज़्यादा हैं। सो होता क्या है कि ये जो पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, कोई ना कोई इनको फंड करता है, ठीक है। वहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले ओल्ड फंड करते थे, अब न्यू मनी आ गई है, वो लोग फंड करते हैं। जब वो लोग फंड करते हैं तो उनके इंटरेस्ट सेफगार्ड होते हैं जब उनकी पार्टी जीत के आती है, ठीक है। मतलब एक्स जो है, ट्विटर जो है, इलॉन मस्क ने सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को, तो अब डोनाल्ड ट्रंप विल इंश्योर किसके राइट्स? इलॉन मस्क। डोनाल्ड ट्रंप एक प्रो क्रिप्टो प्रेसिडेंट है बाय द वे। एग्जैक्टली। सो बात ये है कि यहाँ पे हम ये कहते हैं कि 67% आबादी जो है यहाँ पे यंगस्टर्स की है, अंडर 30 की है, लेकिन हमारे ना सिर्फ हुक्मरान बहुत बुजुर्ग हैं, इनको आज भी फंड करने वाले भी बुजुर्ग हैं। सो अगर मैं अब ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर कभी भी अल्लाह माफ़ करे ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जिसका फ़ायदा यंगस्टर्स को हो। तो हमारे लिए तो वो बेचारे जो यंगस्टर्स, जो टैलेंट हाउस, जो हमारा पावर हाउस है, वो तो एक लाइबिलिटी बन जाएगा। बिल्कुल लाइबिलिटी बन जाएगा सर। और इस चीज़ पे देखना चाहिए, मतलब ये अगेन खबर करने का मकसद भी शो पे यही था कि इस चीज़ पे मुआयना ना किया जाए कि उसने हरकत क्या थी, कि क्रिप्टो का जो CEO है उसने केला खा लिया, वो बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आगे ड्राइविंग फोर्स जो है वो आपकी यूथ है, उस पर आपका क्या फोकस है, आप उसको किस तरफ लेके जा रहे हैं, किधर उनको बना रहे हैं। बहरहाल सर वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।